हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया 18 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। और यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5 पे बेचने पे अमन को 21% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके अंकित मूल्य के 56% पे बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? देखिए, कहने का मतलब ये है कि इसमें दो तरीके का सेलिंग प्राइस है। जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो मान लेते हैं 5 था, लेकिन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस के 2/5 पे बेचने पे, मतलब 5 का 2/5 तो कितने पे बेच रहा है? सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। 5 के 2/5 यानी कि 2 पे बेच रहा है। 5 पे बेचना था लेकिन 2 पे बेच रहा है, तो उसको 21% की हानि होती है। 21% की हानि का मतलब है कि यदि उसका सीपी 100 है तो वो बेच कितने में रहा है? 79 में, ठीक है। यदि उसका सीपी 100 है तो 79 में बेच रहा है, लेकिन हमने 2 निकाला, ठीक है। और 2 79 के बराबर है, तो आप देखिए कितना गुना है, 39.5 टाइम्स है, 39.5 टाइम्स, ठीक है। तो इसको भी 39.5 टाइम्स कर लेंगे, मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 इंटू 39.5 टाइम्स। ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया। अब बोल रहा है कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसके 56% पे बेचता है, मतलब इसके 56% पे यदि बेचता है तो कितना प्रॉफिट कमाएगा? तो इसका 56% निकाल लेंगे। 5 इंटू 39.5 का 56%, 56/100, यही तो होगा। तो जो कट रहा है उसको काटते हैं, यहाँ से 5, यहाँ से 2, ठीक है, 10, नीचे से 10 काट दिया हमने, ऊपर आ गया 39.5 गुना 28/10, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे आप 28 गुने 39.5 है ना, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 39.5 को आप 40 मान लीजिए, मान सकते हैं 40। तो जब आप 40 को, जैसे इसको आपने माना 40, लेकिन ये है क्या? 40 माइनस 0.5 है, आपने माना 40, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आप अब देख सकते हैं कि 28 गुना 40 तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। 28 चौके 112, यानी कि ये आ जाएगा 1120। लेकिन माइनस में 0.5 है, तो 28 गुना 0.5 मतलब 28 का आधा करना है तो 14 बटा में 10। यहाँ से आपको दिख गया 1106 आएगा, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 110.6 आएगा, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट आ गया? 10.6 का। 100 की चीज को यदि 110.6 पे बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10.6 का, ठीक है। तो यदि आप ऐसे इसको सिंपली गुना करते हैं, 28 गुना 39.5, तो ये लेंदी हो जाता, ठीक है। तो आपने इसको 40 माइनस 0.5 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आसानी से हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है इस सवाल को बनाने का। एक और भी इससे बेहतर तरीका, आपको जो समझ में आए उससे आप बना सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन आप यदि टाइम दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिएगा। तो इसमें जो दूसरा तरीका है वो ये कहता है कि आपको दिया हुआ है कि 5 उसका सेलिंग प्राइस था इनिशियली, एक सेकेंड, 5 उसका सेलिंग प्राइस था, लेकिन उसने कितने में बेचा? उसके 2/5 पे, यानी कि 2 में बेचा। आप यहाँ से देखिएगा तो 5 से 2 में बेचा, यानी कि कितने परसेंट पे बेचा? 40% पे बेचा ना, ठीक है। 5 से 2 पे बेचना, 5 की चीज को 2 में बेचना, मतलब 40% पे बेचना, ठीक है। और उसने बोला कि यदि वो इसके अंकित मूल्य के 56% पे बेचता, यहाँ पे 40% पे बेच रहा था। अंकित मूल्य 5 के 40% पे बेच रहा था, लेकिन सवाल में कह रहा है कि यदि 56% पे बेचता, यानी कि इसका 56% पे यदि बेचता, तो उसको जो प्रॉफिट होता, तो 56% पे बेचने से न्यू सेलिंग प्राइस आता, जो भी आता नया सेलिंग प्राइस, इससे इसको जो प्रॉफिट होता वो क्या होता, ये आपको निकालना है। तो आपको ये भी दिया हुआ है कि जब 40% पे बेच रहा है तो 21% की हानि होती है, ठीक है। और 56% पे जब बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, ये निकालना है। यहाँ देखिए, जब 40 से 56 की तरफ बढ़िएगा तो 16 ज़्यादा है ना 40 से, यानी कि 40% ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो 40% हमने रेट बढ़ा दिया, ठीक है, सीपी एसपी सेलिंग प्राइस 40% बढ़ा दिया, और पुराने वाले सेलिंग प्राइस पे 21% का लॉस हो रहा था। तो इन दोनों का बस सक्सेसिव आप निकाल लीजिएगा, 40 और 21 का, ठीक है। तो 40 और 21 का सक्सेसिव आ जाएगा 40 माइनस 21, और 40 गुना 21 माइनस 840, यानी कि 8.4, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? आपको सक्सेसिव पता होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसकी वैल्यू बस निकाल लीजिए, ये आ जाएगा कितना?
40 में से 21 जाएगा, 19 माइनस 8.4 यानी कि 10.6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको पहला वाला ज़्यादा समझ में आया होगा, तो आप पहले वाले तरीका से ही बनाइए। ठीक है, यदि ये आपको समझ में आ गया तो ये ज़्यादा शॉर्टकट है, ज़्यादा का अंतर है नहीं वैसे। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसकी पत्नी पुत्र पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। अच्छा, यहाँ पे बेटी है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। उसकी बेटी यानी कि उसके पुत्र की बहन। ठीक है, ये बेटी है। बोला कि वनराज की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो एक है वनराज, एक है उसका बेटा यानी कि सन, और एक है उसकी बेटी यानी कि डॉटर। बोला कि जो वनराज की आयु है पुत्र की 3 गुनी है, यदि पुत्र का एक्स हम मान ले एज, तो वनराज की उम्र 3x हो जाएगी। और ये भी बोला है कि उसकी बेटी पुत्र से 3 वर्ष छोटी है यानी कि x-3। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 73 था। तो 3 वर्ष पहले तीनों की आयु का यदि जो सम है 73 था, तो अब सबका 3 वर्ष बढ़ गया, तो 3 लोगों पे 9 वर्ष बढ़ जाएगा ना, यानी कि अब इनका जो एज है वो कितना हो जाएगा, एज का सम हो जाएगा 82, यानी कि ये बराबर है, इनकी आयु का जो सम है, योग है, वो 82 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि वनराज की आयु क्या होगी, मतलब 3x की वैल्यू, वनराज की वर्तमान आयु। तो यहाँ से आप देखिएगा, इसको जोड़िएगा तो 5x माइनस 3 उधर जाएगा तो 85 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 17 आ जाएगा। तो वनराज की आयु कितनी आ जाएगी, 3x यानी कि 17 या 51। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि के किन मानों के लिए ये जो इक्वेशन है इसके मूल समान होंगे, मतलब रूट समान होंगे। ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं, आपको पता है रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। यानी कि यदि हम रूट्स की बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण की, तो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ नहीं पाते हैं ना, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको ये पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम ए बोल रहे हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको बी बोल रहे हैं, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसको सी बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू के हो जाएगी, और सी की वैल्यू 361 हो जाएगी। तो जब भी रूट्स बराबर होंगे ना, तो ये जो प्लस माइनस वाला सिंबल है ये हट जाएगा, मतलब इसके इधर का टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या बचेंगे, तो सिंपल रूट्स बचेंगे -b डिवाइडेड बाई 2 है, और दोनों रूट्स यही हो जाएंगे, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए इसको 0 बनाना होगा आपको। ठीक है, तो सीधा सीधा आप लोग ये दिमाग में रखिए कि जब भी रूट्स बराबर बोले ना, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बराबर है, तो आप सीधा इसको करेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप वही कीजिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² यहाँ पे क्या है, k का स्क्वायर, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो b है k² और -4, a की वैल्यू कुछ नहीं है 1 है, और c 361 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 361, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल दिया हमने, यानी कि इससे बाहर आएगा k, स्क्वायर रूट से प्लस माइनस दोनों निकलता है, 4 की जगह 2 और 361 19, तो 19 गुना 2 38, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 38। क्लियर है, ये पहला तरीका था। आप इसमें चाहें तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के भी बना सकते थे, यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था कि b² माइनस 4ac 0 होता है। ठीक है, तो आप सिंपली ये कर सकते थे कि सम ऑफ रूट्स यहाँ से देख लीजिए। आपको पता है यदि इसके दोनों रूट्स हम 2 अल्फा मान लें, इस इक्वेशन में 2 रूट्स हैं और दोनों बराबर हैं, यदि मान लें कि दोनों रूट्स अल्फा हैं, अल्फा और अल्फा, ठीक है, तो जो सम ऑफ रूट होता है, यानी कि मूल का जो योग होता है वो होता है अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू -b बाय ए, यही तो होता है। तो -b क्या है, -b है आपका -k और a की वैल्यू है 1। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का गुणनफल क्या होगा, ये होता है c बाय ए, और c क्या है 361 और बटा 1। यहाँ से आप देखेंगे अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस 19। ठीक है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे आपने निकाला है 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, 2 अल्फा है, यहाँ आपने निकाला है 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपने निकाली प्लस माइनस 19।
इक्वल टू माइनस के, तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, प्लस माइनस चेंज हो के माइनस प्लस हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर सी ही हुआ। ठीक है, तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, यह पहला तरीका है, ये दूसरा है। ठीक है, आइए अगले सवाल में। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि ए और बी एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इसे 24 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए है और बी है, एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 21 दिन में, और यदि ए अकेला 24 दिन में करते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा 24 गुना 21 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 21 यानी कि 3। ये ट्रिक है। ठीक है, ये टोटल काम करेगा बी इतने समय में, लेकिन आपको बोल रहा है 3/4, तो इसका 3/4 निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 3 कैंसिल आउट, 6 126 दिनों में। ठीक है, तो ये ट्रिक है, लेकिन आप कितना ट्रिक याद रखेंगे, इतना ट्रिक आप याद रख नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग तरीका जानिए। ठीक है, ट्रिक में हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक होते हैं जो बहुत सवालों में काम नहीं करते, तो यदि आप लोग तरीका सीख लीजिएगा तो ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा एक आध लाइन ज़्यादा सवाल बनेगा, लेकिन हर सवाल बना पाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी है और एक तरफ ए अकेला है। ठीक है, ए बी मिलके किसी काम को 21 दिन में करते हैं और बी अकेला, ए अकेला 24 दिनों में करता है। तो जो कैपेसिटी होती है इसको उल्टी होती है सीधी सीधी, यानी कि यदि हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी उसका उल्टा हो जाएगा। ये नंबर ऑफ डेज था कि इतना समय ले रहा है ए और बी। ठीक है, और ये है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी 21 और 24 का रेशियो था, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 24 और 21 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट सकते हैं तो काटिए कैपेसिटी को, ये हो जाएगा 3 से कटेगा 8 बार में और ये 3 से कटेगा 7 बार में। ठीक है, तो आप काम देखिए, चाहे आप 21 गुना 8 कीजिए चाहे आप 24 गुना 7 कीजिए, एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है, ये आएगा कितना, 168, 168 टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, और ये काम करना किसको है, बी को। आप देखिए ए की जो कैपेसिटी आई सी आई, बी की, ए और बी की कैपेसिटी, सॉरी ए की कैपेसिटी 7 आई और ए और बी की कैपेसिटी 8 आई, यानी कि बी की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 होगी, तभी तो 7 + 1 8 होगी। ठीक है, तो बी को काम करना है टोटल काम का 3/4, तो टोटल काम 168 है, इसका 3/4 ही करना है, और बी की कैपेसिटी 1 है, बस यही आपको निकालना है। यहाँ से 4 से 168 काटेगा तो कटेगा 42 बार में, और 42 गुना 3 126 दिन। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम को जीतने के लिए 50 ओवर में 300 रन चाहिए। पहले 15 ओवर में टीम प्रति ओवर 5 रन की औसत दर से रन बनाती है। अगले 15 में रन बनाने की दर सुधर के 8 रन प्रति ओवर हो जाती है। अगले 10 ओवर में 10 दर जो है गिर के 4 रन प्रति ओवर हो जाती है। मैच जीतने के लिए शेष ओवर में आवश्यक रन रेट प्रति ओवर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पहले देखिएगा कि 50 ओवर में यदि 300 रन बना रहा है तो रन रेट क्या है, हर ओवर में 6 रन बना रहा है, यानी कि 6 रन रन रेट है इसका, मतलब 6 रन प्रति ओवर। ठीक है, यानी कि शुरुआत, मतलब टोटल जो 50 ओवर हैं उसमें जो रन रेट है वो 6 रन का है, तभी तो टोटल 300 रन बना रहा है ना। ठीक है, अब इस 50 में जो पहला 15 ओवर है, ठीक है, उसमें 5 रन प्रति ओवर बना रहा है। जो अगला 15 ओवर है उसमें 8 रन प्रति ओवर बना रहा है, और जो अगला 10 ओवर है उसमें 4 रन प्रति ओवर बना रहा है। और बोला है कि बचे हुए ओवर में कितना रन बना है, तो बचा कितना, 15, 15 30 10 40 ओवर हो गया, यानी कि 10 ओवर और बचा, तो बचे हुए 10 ओवर में कितना रन बनाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है कितना प्रति ओवर बनाएगा, तो इन सबको बराबर होना पड़ेगा। अब देखिए पहले 15 ओवर में यदि 5 रन बना रहा है तो 15 पचे 75 यहाँ बनाएगा, 15 ठे 120 यहाँ बनाएगा, और 10 चौके 40 रन यहाँ बनाएगा। यहाँ पे कितना बनाएगा ये आपको पता करना है। तो ये हो गया 300, तो इधर भी 300 होना चाहिए। ये हो जाएगा 75 + 120, 195 + 40, 235। तो यहाँ पे कितना होगा, 300 पूरा करने के लिए 235 + 65 चाहिए, यानी कि प्रति ओवर 6.5 रन चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, आसान सवाल था। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें एक टेबल दिया हुआ है और बोल रहा है इस पूरे जो टेबल है इसका जो माध्य है वो 55 है। ठीक है, इसका मीन है 55, तो आपसे पूछ रहा है 7x + 5y का वैल्यू क्या होगा।
ठीक है, एक्स ये रहा और वाई ये रहा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है एक्स और वाई, ठीक है, तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया है, इसमें जो है टोटल 5 इंटरवल थे, एक 0 से 20 भी है, इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 0 से 20 इंटरवल है एक, और इसमें जो बना रहा है वो था, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, 0 से 20 के बीच में, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 थी, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्लास इंटरवल 5 था, एक 0 से 20 से शुरू हो रहा था और उसकी फ्रीक्वेंसी 4 थी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, ये छूट गया था, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यदि हमको टोटल का मीन निकालना है तो पहले अलग अलग इंटरवल का मीन निकालना होगा हमें, ठीक है, तो मीन मतलब बीच वाली वैल्यू, तो 0 से 20 का मीन देखिएगा तो ये 10 आएगा, ठीक है, 20 से 40 का मीन देखिएगा तो 30 आएगा, 40 से 60 का मीन मतलब माध्य 50 आएगा, 60 से 80 का 70 आएगा, 80 से 100 का 90 आएगा, हमने अलग अलग मीन निकाल लिया, ठीक है। तो हम करते क्या है कि हर एक मीन को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो, और फिर टोटल करते हैं, ठीक है, और टोटल करके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा ओवरऑल मीन निकलता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले हर एक अलग अलग इंटरवल का मीन निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं, पहले वाले इंटरवल का देखेंगे, 10 से 0 से 20 का, तो हमने इसका मीन निकाला 10, टोटल फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 गुना 4 यानी कि 40, उसी तरह से इसकी 30 गुना 19 यानी कि 19 57 560, सॉरी 570, और ये हो जाएगा 50x, उसी तरह से ये हो जाएगा 70 गुना 5 यानी कि 350, और ये हो जाएगा 90y, ठीक है। ये जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस 570 यानी कि 610 और 350 960, इसका टोटल आ गया 960 और प्लस 50x प्लस 90y, ठीक है, ये 90y है, ठीक है, ये टोटल आ गया। लेकिन जब आप यहाँ से देखिएगा इसका टोटल, तो इस पूरे का जो औसत दिया हुआ है, सॉरी इस पूरे का जो मीन दिया हुआ है 55 दिया हुआ है सवाल में, तो ये जो टोटल मीन है वो 55 है, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 64, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 55 गुना 64, 55 गुना 64 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 64 पंचे 320 यानी कि 3200 प्लस 320 3520, ये आ जाएगा 3520 टोटल, यहाँ से हमने टोटल निकाला तो 3520, और ये जो हमारा टोटल आया ये आ गया 960 प्लस 50x प्लस 90y, ये तो बराबर होना चाहिए ना दोनों का टोटल, ये हो जाएगा 3520 के बराबर। तो यहाँ से आप देखिएगा जो 50x प्लस 90y आएगा वो आ जाएगा 3520 माइनस 960, और 3520 माइनस 960 होगा 2600 माइनस 40 यानी कि 2560, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 5x प्लस 9y इक्वल टू आ गया 2560, कोई दिक्कत नहीं है, 256, एक जीरो हमने हटा दिया। एक इक्वेशन आपके पास ये है, आपको x और y की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, एक आपने निकाल लिया और दूसरा भी निकला हुआ है। यहाँ से जब आप देखिएगा तो इन टोटल इसका जो टोटल है वो 64 के बराबर है, ठीक है, टोटल 64 के बराबर ये भी दिया हुआ है सवाल में। तो टोटल जो है क्या है, तो 4 प्लस 19, ठीक है 23, और 5 28, 28 प्लस एक्स प्लस वाई जो है 64 के बराबर है, यानी कि यहाँ से निकलेगा x प्लस वाई, ये आ जाएगा 36, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, x प्लस वाई 36 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से x और y निकालने के लिए x को बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए, x को यदि हम बराबर करें तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x 5y और ये हो जाएगा 180, अब माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 9, एक सेकंड रुकिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 9y माइनस 5y यानी कि 4y इक्वल टू 256 माइनस 180, 256 माइनस 180 हो जाएगा 76 हो जाएगा क्या, ठीक है, ये आ गया 76, यानी कि y हो जाएगा 19, और y जैसे ही 19 निकला यहाँ पे यदि रखिएगा तो x आ जाएगा आपका 17। आपने दोनों की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पे बस पुट कर दीजिए, 7x हो जाएगा 17 गुना 7, ठीक है, 17 गुना 7, और 5y हो जाएगा 5 गुना 19, 17 गुना 7 है आपका 119, और 19 गुना 5 है 95, 119 प्लस 95 214, ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा कैलकुलेटिव था ये 214,
ठीक है। आप इसमें एक काम और कर सकते थे कि आप इसका जो मीन है उसको 55 मान लेते और उसके बाद आप यहाँ पे प्लस माइनस करके देख सकते थे। ये भी एक तरीका था, लेकिन वो भी उतना ही कैलकुलेटिव होता। ठीक है। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना मतदान किया और डाले गए मतों में से 20% अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 3010 मतों के अंतर से चुनाव जीता। कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो यदि हम टोटल वोटर्स को, जो हमारे टोटल वोटर्स थे, उसको 100 मान लें, ठीक है, तो दिया हुआ है कि 86% ने अपना मतदान किया, यानी कि जिन्होंने वोट कास्ट किया वो कितने थे? इसका 86%। ठीक है। उसके बाद आता है कि 86% वोट तो गया, लेकिन उसका 20% इनवैलिड हो गया, अवैध पाए गए। तो यदि 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट्स कितने होंगे? 86%, 86 का 80% वैलिड होगा, यानी कि 0.8। ठीक है। देखिए 100 टोटल वोटर्स थे, उसमें से सिर्फ 86 ने अपना वोट कास्ट किया, और जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया उसमें से भी जो 20% है वो इनवैलिड हो गए। 20% वोट जो है वो किसी कारण से इनवैलिड हो गए, मतलब रद्द कर दिए गए। तो कितने वोट्स बचेंगे? तो 86 का 80%, यानी कि 0.8। ठीक है। और आप जब भी सवाल बनाए ना, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं। यदि आप भी इन चीज़ों को लिख रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। ठीक है। आप सीधा इसको लिखिए, 100, 86, 86 गुना 0.8। ठीक है। आपको वैलिड वोट्स पता चल गया, और आपको ये भी पता है कि सारा काउंटिंग वगैरह यही होता है। मतलब विनर भी यहीं से डिसाइड होता है और लूजर भी, जीतने वाला हारने वाला सब यहीं से आते हैं। और ये बोला हुआ है आपको सवाल में कि जीतने वाले को 55% मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? जीतने वाले को यदि 55% मिला वैलिड वोट्स का, तो हारने वाले को ऑब्वियसली 45 मिलेगा। टोटल 100% होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर आएगा? 10% का। और यही 10% बराबर आपको सवाल में दिया हुआ है 3010। 3010 की मार्जिन से जीतता है, और ये जो 10% है यही मार्जिन है आपका हारने और जीतने वालों के बीच में। तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि ये जो वैलिड वोट्स आया इसका 10% निकाल लीजिए, यानी कि 10/100, ये बराबर हो जाएगा 3010 के। ठीक है। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। आपको पता करना है कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब टोटल वोटर्स कितने होंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए सारी चीज़ों को उधर ले जाइए। पहले जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 1 0 यहाँ बिठा लेते हैं वापस से। ठीक है। तो ये हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3010, 2 0 और डिवाइडेड बाय 8 इंटू 86। ठीक है। 86 43 से 2 बार में कटेगा, और 301 43 से 7 बार में कटेगा, 280 और 7 21। ठीक है। ये हो जाएगा 7 बार में, और 8 से 1000 कटेगा 125 बार में। यानी कि जो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई वो आ गई 7 गुना 125 बटा 2। ठीक है। आपको निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट के लिए दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए, इधर भी 100 से और इधर भी 100 से। ठीक है। तो ये आ गया कितना? 50 बार में कटा, तो ये आ जाएगा 7×5 = 35 और गुना 125। 1 0 तो है ही अपने पास। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो आंसर आपको मिल गया कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 0 भी रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी एकमात्र ऑप्शन है कि 1 0 भी होना चाहिए। तो 1 0 तो सभी चारों ऑप्शन में, लेकिन 5 का मल्टीपल चाहिए 0 हटाने के बाद भी। तो 0 हटाने के बाद भी 5 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है। और कोई ऑप्शन है नहीं। वैसे भी आप इसको गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा 125 गुना 35, यानी कि 3750, और 625 4375। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि टाइप पी क्यू और आर की प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो 280, 180 और 115 है। रोहित प्रत्येक प्रत्येक टाइप की वस्तुओं को 4:2:7 के अनुपात में 6855 रुपये में खरीदता है, तो उसने टाइप क्यू की कितनी वस्तुएं खरीदी? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसने, मान लेते हैं 4x आर्टिकल खरीदे पी टाइप के, क्यू टाइप के 2x और आर टाइप के 7x आर्टिकल खरीदे। तो प्राइसिंग क्या पड़ेगी? 4x जो खरीदा उसने पी का 280 रुपये के रेट से,
तो 28 गुना 4 यानी कि 28 छप्पन 112 1120x इतना खर्च हुआ होगा। ठीक है, 180 रुपये के रेट से 2x आर्टिकल खरीदा, मतलब क्यू टाइप की वस्तु खरीदी, तो 180 गुना 2 360x यहाँ से पड़ा होगा पैसा। 115 रुपये के प्राइस से 7x आर्टिकल खरीद रहा है, तो 115 गुना 7 700 और 105 805 इतना टोटल खर्च हो गया। और ये खर्च दिया हुआ है 6855 हुआ है उसका। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको जोड़िएगा 1120 360 1480 और 2285, ये आ गया 2285 x बराबर 6855। ठीक है, आपको इसको काट के देखना नहीं है, आपको लगभग अंदाजा लगा लेना है कि ये 3 बार में कट रहा है। देखिए 22 या 66 यानी कि लगभग 3 बार में कटेगा और कटना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आंसर आपका एग्जैक्ट नंबर मतलब पूर्णांक में आना चाहिए। x की वैल्यू यदि 3 आई, आपको बोला है कि क्यू टाइप की कितनी वस्तुएं खरीदी, तो 2x ही तो खरीदी थी, तो 2x x की वैल्यू 3 तो 6 आ जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है, मतलब जो एचसीएफ है, वो पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 1/3 है। एचसीएफ दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है। पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 5 गुने का एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो गुणनफल है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, अच्छा सवाल है ये। तो इसमें हम पहले दो संख्या मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ए और बी दो संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका एक एचसीएफ है, मतलब हम ये भी मान लेते हैं इसका जो एचसीएफ है ए और बी का वो x है। हमने माना कि इसका एचसीएफ x है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एचसीएफ दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है। ये लाइन देखिए। अच्छा, इस लाइन पे जाने से पहले पहला लाइन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ पहली संख्या का 1/5, यानी कि जो एचसीएफ हमने x माना है ना, ये पहली संख्या का 1/5 है। तो पहली संख्या क्या होगी? ठीक है, पहली संख्या क्या होगी? 5x होगी, तभी तो 1/5 होगा एचसीएफ इसका। और दूसरी संख्या का 1/3 है एचसीएफ, यानी कि x दूसरी संख्या का 1/3 है, तो b की वैल्यू 3x हो जाएगी। आपने यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि एचसीएफ दो अंकों की अभाज्य संख्या है। तो दो अंकों की अभाज्य संख्या है, यानी कि ये जो x है ना, ये एक तो प्राइम है, ऊपर से 2 डिजिट का है। ठीक है, 2 डिजिट का है और ऊपर से प्राइम है। ठीक है, आगे इसने बोला कि पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 5 गुने, मतलब ये जो पहली संख्या थी इसको 3 गुना करना है, तो इसको 3 गुना करना है और दूसरी संख्या को 5 गुना करना है, तो दोनों क्या बन जाएगा? 15x, और ये भी बनेगा 15x। और दो सेम संख्या का जो एचसीएफ होता है वो सेम होता है, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 15x। बोल रहा है कि पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 5 गुने का एचसीएफ एक ऐसी संख्या होगी, मतलब ये आ गया 15x, और पूछा ये कैसी संख्या होगी? 5 प्राइम नंबर होंगे या 3 प्राइम नंबर होंगे या 4 या 2? तो इसको आप देखिए, 15 है क्या? 15 है 5 गुना 3 गुना x, कितने प्राइम नंबर है? तो यहाँ से देखिए 1 2 और 3 प्राइम नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि ना ही 5 को तोड़ सकते हैं आगे, ना ही 3 को तोड़ सकते हैं, और x तो पहले ही दिया हुआ है कि प्राइम नंबर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे, हालांकि आपका आंसर आ चुका है, लेकिन एक बात समझिए यहाँ पे कि इसने क्यों बोला यहाँ पे कि x जो है 2 डिजिट का प्राइम नंबर है। इस लाइन का क्या मतलब बनता था यहाँ पे? यदि ये नहीं बोलता ना कि x 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, तो यदि आप x को यहाँ पे 5 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको 5 मानते, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 5 होती, तो प्राइम नंबर हमारे पास अब कितने होते हैं? दो ही टाइप के होते हैं, एक 5 और एक 3, क्योंकि 5 तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। ठीक है, इसलिए इसने बोला इस 5 और इस 3 को एक्सक्लूड करने के लिए इसने ये बोला है सवाल में कि जो x है, यानी कि जो एचसीएफ था वो 2 डिजिट का है, ताकि हम इसको एक अलग प्राइम नंबर मान पाए। ठीक है, 5 और 3 ना माने। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि समूह ए में 48 सदस्य हैं, समूह बी में 46 सदस्य हैं, समूह सी में 36 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी और सी के प्रत्येक सदस्य पे खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 477, 236 और 348 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि क्या है? हर शिफ्ट में इस टाइप का सवाल है।
यहाँ पे हम देखते क्या है कि यदि सबका इकाई का अंक अलग है तो हम सवाल में भी इस सवाल को इकाई का अंक यूज करके ही बनाएंगे कि हम इसमें इकाई का अंक लेंगे। ठीक है, तो यदि आप जैसे ही इकाई का अंक यूज कीजिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा कि इसका इकाई का अंक 8, 6 और 6, 8 6 14 26 यानी कि जीरो बन रहा है। तो नीचे यदि जीरो हो जाएगा ना तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे जीरो ही आएगा। तो ये टेक्निक तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे जीरो बनाने से बचिए। तो नीचे जीरो बनाने से बचने के लिए आप इनका रेशियो ले लीजिए, आप इसको काट के लिख लीजिए। आप मान लीजिए कि समूह ए में 24 सदस्य थे, बी में 46 की जगह 23 थे और सी में 36 की जगह 18 थे। हमने ये मान लिया, आधा कर लिया। आधा करने का कारण है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लेते हैं हम ये बोलें कि 2 सदस्य हैं, उसका एवरेज खर्च 50 है और एक जगह 4 सदस्य हैं, उसका एवरेज खर्च 10 है। यदि आपको टोटल निकालना होता है तो आप करते क्या, 2 सदस्य इसका एवरेज खर्च 50 प्लस 4 सदस्य इसका एवरेज खर्च 10 और टोटल सदस्य 2 प्लस 4। ठीक है, यदि आप इसको यहीं पे 2 से काट लेते हैं, 1 और 2 लिख लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी जब आप 2 से काटेंगे, 1 और 2, 1 और 2, कोई चेंज आएगा आंसर में? कुछ चेंज नहीं आएगा ना, हमने ऊपर नीचे से 2 कॉमन करके काट दिया। इसीलिए हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे रेशियो किया 24, 23 और 18 का। ठीक है, तो अब यहाँ से जब आप देखिएगा तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। मतलब आपको करना है 24 सदस्य हर एक 477 रुपये खर्च कर रहे हैं, प्लस 23 सदस्य हर एक 236 रुपये खर्च कर रहे हैं और 18 सदस्य हर एक 348 रुपये खर्च कर रहे हैं। टोटल सदस्य हैं कितने? तो ये हैं 24 प्लस 23 यानी कि 47 प्लस 18 65। टोटल सदस्य हैं 65। ठीक है, तो नीचे 5 आ गया, नीचे अब जीरो नहीं आया। अब इकाई का अंक यहाँ से आप चेक कीजिए, यहाँ देखिएगा तो 7 चौके 28 8। ठीक है, इकाई का अंक सिर्फ देख रहे हैं, ये 36 18 का 8 और ये 8 8 64 का 4 यानी कि इकाई का अंक यहाँ पे जीरो आ गया। 8 8 16 4 20 यानी कि जीरो। 5 में क्या चीज़ से गुना कीजिएगा, इसका इकाई का अंक आया जीरो। 5 में क्या चीज़ से गुना कीजिएगा कि इकाई का अंक जीरो आ जाए? ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो आउट हो गया, क्योंकि 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 आना चाहिए, जीरो तो नहीं आना चाहिए। और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो फिर 5 आना चाहिए, जीरो तो नहीं आना चाहिए। यानी कि बी और डी तो आपने आउट कर लिया, लेकिन फिर भी आप फंस गए हैं ए और सी में। ठीक है, तो आप ऐसे सवालों को कैसे बनाइएगा? आप ऐसे सवालों को देखिए, हम चाहते यदि तो इस सवाल को सिंपल तरीका से बना सकते थे, जैसे हमको सवाल बनाना था वैसे बना के बता सकते थे। लेकिन आप जो जो चीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जाम में सवाल को बनाने के लिए, वैसे हम समझाना चाहते हैं। आप सवाल देखिएगा तो आप पहले जो कीजिएगा वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि या तो आप डिजिटल सम लगा लीजिए, कि आप ऊपर डिजिटल सम कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और उसको नीचे डिजिटल सम यानी कि 9 से डिवाइड करके 6 5 11 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। एक तरीका तो ये है, आपने 2 ऑप्शन आउट कर दिया तो। और दूसरा तरीका आपके पास ये है, सबसे बेस्ट तरीका, कि आप ये देखिए कि आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं ए और सी। ठीक है, और इसमें एक नंबर 5 का मल्टीपल है, सी वाला, और बी वाला तो नहीं है, ए वाला तो नहीं है। तो आप किसी तरीके से ये पता लगाने का कोशिश कीजिए क्या आपका जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा। यदि 5 का मल्टीपल आएगा तो ऑब्वियसली आंसर सी हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल लगाने के लिए ऊपर 25 का मल्टीपल आपको चाहिए। ठीक है, रीज़न ये है कि नीचे एक 5 है, तो एक 5 इस 25 के एक 5 को काट ही देगा ना। तो आपको एक 5 यदि चाहिए तो नीचे का एक 5 ऊपर वाले को काट देगा, यानी कि ऊपर 2 5 आपको चाहिए, यानी कि ऊपर 25 का मल्टीपल चाहिए। अब बस ये चेक कर लीजिए क्या ऊपर जो नंबर है वो 25 का मल्टीपल है। ठीक है, देखिए, आप चाहें तो इस सवाल को इतना नहीं सीख के आप आसानी से बना सकते थे, लेकिन हम जो चीज़ सिखा रहे हैं ना वो सिर्फ इसी सवाल के लिए नहीं सिखा रहे हैं। आप आगे कभी भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो यदि आपको वास्ट नॉलेज है कैलकुलेशन का, तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिए हम जो इतना बता रहे हैं वो सिर्फ इसी सवाल के लिए बता रहे हैं, हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। तो बस आपको ये देखना है, यदि ऊपर का संख्या 25 का मल्टीपल हो जाए किसी तरीके से, ये जो है ये यदि 25 का मल्टीपल हो जाए तो एक नीचे 5 का मल्टीपल है, यानी कि ऊपर 5 का मल्टीपल रहेगा ही, और आपको 5 का मल्टीपल यदि आ गया तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
यानी कि ऊपर वाली संख्या यदि 25 के मल्टीपल आ गई तो आंसर सी हो जाएगा। बस आपको यही देखना है। तो आपको ऊपर वाला संख्या 25 का मल्टीपल है या नहीं, ये देखने के लिए आपको गुना नहीं करना है। बस आप 25 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर यदि 0 आ गया, ठीक है, तो 25 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ऊपर 25 से डिवाइड करते हैं, यहाँ रिमाइंडर आएगा -1, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर आएगा 75 कट जाएगा 2, यहाँ -2 और यहाँ 11, ठीक है, यहाँ आएगा -7 और यहाँ आएगा -2। रिमाइंडर आ गया -2 और -22 और +14, यानी कि आ गया कितना, 15। 15 ही आया ना, 13 आया क्या, हाँ 15 आया। यदि रिमाइंडर 15 आ रहा है, ठीक है, 25 22 24 और +14, -24 +14 10 होगा, माइनस में -10 मतलब +15, रिमाइंडर 15 आया। जब हमने ऊपर वाले नंबर को 25 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया। और यदि रिमाइंडर आ गया, कुछ भी आया उससे मतलब नहीं है हमें, यदि रिमाइंडर आ गया यानी कि ऊपर वाला संख्या 25 से नहीं कट रहा है। और यदि ऊपर वाला संख्या 25 से नहीं कट रहा है तो ऑब्वियसली आंसर 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। एक तरीका ये हो गया, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कीजिए, आप चाहें तो इसको डिजिटल सम लगाइए, जो आपको पता है वो हम नहीं बता रहे हैं। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं और ये प्रोपोर्शन में है, तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। प्रोपोर्शन में है मतलब ये 9 81, 81 जो है 9 का जितना मल्टीपल है, 9 गुना है ना, 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 81, तो आप 2.5 को भी 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 गुना 2 18 और 4.5, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 22.5। 9 गुना किया हमने, ये भी 9 गुना है और इसको भी 9 गुना कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 22.5। यहाँ पे देखिए 2 गुना है तो 5 गुना 2, वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक्स और वाई का अनुपात पूछ रहा है, एक्स आया 22.5 और वाई आया 10, यानी कि 100 लिख लेते हैं, 0 हटा के इसको काट देते हैं, ठीक है। 45 और 20 भी लिख सकते थे, यानी कि 9 और 4 का रेशियो हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 25 से कट जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है 6% वार्षिक ब्याज की दर पे 6000 की राशि कितने समय में 1080 का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। ठीक है, 6% वार्षिक दर से 6000 रुपये का एक साल का ब्याज कितना होगा, तो 6000 का 6%, 6000 का 6% हो जाएगा 6 के 36, यानी कि 360 रुपये एक साल का ब्याज होगा। एक साल का ब्याज यदि 360 है तो कितने सालों के ब्याज 1080 होगा, तो 3 गुना है ना, यानी कि 3 सालों के ब्याज। आइए अगले सवाल पे। 15 और 72.6 का मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन होता है दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट, यानी कि 15 गुना 72.6, ठीक है। आप यहाँ से देखिएगा 72.6, ठीक है, यानी कि 726, तो ये 11 का मल्टीपल है, 7 6 13 -2, 11 का मल्टीपल है और 11 गायब नहीं होगा, 11 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। आप इसको चेक कर सकते हैं, 5 से 3 बार में और 5 से 2 बार में और 2 से 36 और 3 से 63, 363 इंटू 3, या तो आप 3 बाहर कर लीजिए, ठीक है, तो 3 बाहर होगा, यहाँ से भी अंदर बचेगा 121, यानी कि 3 गुना 11 33। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि पानी से भरा एक अर्धगोला टैंक एक पाइप के माध्यम से 115.5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है। यदि टैंक की आंतरिक त्रिज्या 31.5 मीटर है तो टैंक का 50% पानी निकालने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है ये, बनाते हैं इसको। इसमें बोल रहा है कि एक अर्धगोलाकार टैंक है, तो सबसे पहली बात, जो अर्धगोलाकार टैंक है वो पानी से भरा है और उसका पानी निकालना है, 50% पानी निकालना है। कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। तो अर्धगोलाकार टैंक का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यू, और आर यहाँ पे दिया हुआ है टैंक का 31.5 मीटर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यू, ये आ गया आपका अर्धगोलाकार टैंक का आयतन, ठीक है। और इसका आपको 50% पानी निकालना है, यानी कि इस पूरे आयतन का हाफ, इतना पानी आपको निकालना है। और ये जो आएगा ये मीटर में आएगा, है ना, मीटर में डेटा है तो मीटर में आएगा, और पानी लीटर में निकल रहा है,
तो इस मीटर को आप लीटर में बदल लीजिए पहले तो लीटर में बदलने के लिए मीटर को आप क्या कीजिएगा, 1000 से गुना कीजिएगा। 1 मीटर की इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो ये जो पूरा आया आयतन अर्धगोलाकार टैंक का, ये लीटर में आ गया, ठीक है, 50% का। अब बोल रहा है कि हर सेकेंड इससे जो है 115.5 लीटर पानी निकल रहा है। यानी कि यदि हम 1 सेकेंड की बात करें तो 115.5 लीटर पानी निकलेगा। तो कितने सेकेंड में पूरा पानी निकलेगा? तो इसको हम डिवाइड कर देंगे ना 115.5 से। इतना सेकेंड लगेगा पूरा पानी निकलने में, इतना सेकेंड लगेगा पूरा पानी निकलने में, ठीक है। तो अब सबका वैल्यू रखते हैं। यह है 2/3, 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई/3 और पाई है 22/7, तो 7 गुना 3 21 कर लेते हैं। आर क्यू क्या हो जाएगा? आर क्यू है, आर है 31.5, तो इसको 315 लिखते हैं, ठीक है। 315 315 गुना 315, ठीक है। 31.5 था, उसको 315 लिखा, यानी कि डिवाइडेड बाय 1000 और इंटू में 1000। हम सीधा काट के भी लिख सकते थे, लेकिन शायद आपके दिमाग से ऊपर चला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। और डिवाइडेड बाय 115.5, इतना पानी निकल रहा है हर सेकेंड। लेकिन आपको जो आंसर है वो घंटा में आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इसको मिनट में बदल लेते हैं। सेकेंड को जब हम मिनट पे बदलेंगे तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं ना। ये जो सेकेंड था इसको हमने मिनट में बदला, तो 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस इसी का आपको वैल्यू निकालना, थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काटते हैं। ये 1000 सीधा सीधा दिख रहा है आपको। अच्छा, ये दशमलव इस जीरो से कटेगा और कुछ कटेगा? देखिए ये 3 से भी कट रहा है ना 105 बार में, और ये 3 से 2 बार में, ठीक है। 3 से 105, 3 से 2 बार में, ये 21 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। अच्छा, ये 5 से कटेगा, ये 11 से कटेगा 105 बार में, 11 से 105 बार में कट गया। और ये 11 से 2 बार में, और 2 2 कैंसिल आउट हो गया। 105 फिर 315 को काटेगा 3 बार में, यानी कि आपके पास आ गया 315 गुना 15, ठीक है। ये आपका आ गया 315 गुना 15 मिनट, ठीक है। इतना मिनट आ गया। आंसर है मिनट और घंटा में। तो इतना मिनट आया है, तो देखिए आप कितनों को घंटा बना पाएंगे। तो हर एक 15 मिनट 4 के साथ गुना होकर 1 घंटा बन जाएगा। 15 मिनट 4 से गुना होगा तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा बनेगा। तो ये 4 से मल्टीपल वाला फैक्टर इसमें खोज लीजिए 312 का। तो 312 में 4 का मल्टीपल हो जाएगा 312 और प्लस 3 गुना 15, ठीक है। मैंने ये काम इसीलिए किया क्योंकि मुझे हर एक 15 मिनट को मतलब घंटा में आंसर लाना है। तो हम देखेंगे हर एक 15 मिनट जब 4 से गुना होगी तो 15 चौके 60, यानी कि 1 घंटा बनेगा। तो हम इस 315 को 4 के मल्टीपल पे तोड़ लेते हैं। तो 4 का मल्टीपल 312 प्लस 3, ठीक है। तो ये बन गया 4 का मल्टीपल, मतलब इतना घंटा बनेगा। तो 15 गुना 4 60, तो 60 जैसे इससे हटाएंगे, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसको तोड़ के लिख लेते हैं। एक हमने लिख लिया 312 गुना 15 और प्लस 45, ये टोटल मिनट में आ रहा है हमारा, ठीक है। अब घंटा में निकालना है, इसको मिनट ही रहने देते हैं। इसको घंटा करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 चौके 60 और 4 से 312 78 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि 78 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 83 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा? 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट, यानी कि 1 पेज टाइप करने में 20 मिनट। तो 83 पेज टाइप करने में 83 गुना 20 मिनट, ये हो जाएगा 83 गुना 20 166, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक संख्या का 20% 620 के 20% से 170 अधिक है। तो संख्या का 20%, यानी कि वह संख्या x माने तो उसका 1/5, वो बराबर है 620 के 20% के। तो 620 का 10% 62, तो 20% 124 से 170 अधिक है, यानी कि x हो जाएगा 124 गुना 170 294, और 294 गुना 5 करना आपको, यानी कि 1450 प्लस 20 1470। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दिए गए फिगर में एल एम और एन जो है पैरेलल लाइंस है, तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये है आपका एक्स
और ये है आपका y। जब x का वैल्यू देखिएगा तो ये यदि 130 है, मैंने अभी बताया कि यदि दो लाइन समानांतर है, ठीक है, और एक लाइन उसको काट रही है तो ये दोनों एंगल जोड़ के 180 होता है। तो ये यदि अल्फा 130 है तो x की वैल्यू 50 हो जाएगा, तभी तो दोनों जोड़ के 180 होगा। ठीक है। और एक बात मैंने और बताया था, एक एकांतर कोण होता है, यानी कि ये यदि x है तो एकांतर कोण भी x होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि बीटा 50 है तो इसका एकांतर कोण y भी तो 50 होगा। तो आपसे x प्लस वाई पूछा है, दोनों 50 है तो 100 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 140 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, दशमलव में क्या होगी? तो देखिए, दोनों यदि एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों का स्पीड जुटेगा। 140 और 70 को जोड़िएगा तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो 210 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है। इतने से हमने गुना किया, ये हमारा स्पीड आ गया, रिलेटिव स्पीड। बोल रहा है कि पार करने में दोनों ट्रेन को 11 सेकंड लग रहे हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आया ना, तो इसको 11 से जैसे ही गुना करेंगे, मतलब स्पीड को जैसे ही हम टाइम से गुना करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। और डिस्टेंस क्या है? दोनों ट्रेन का लंबाई। ठीक है, दो ट्रेन यदि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो अपनी अपनी लंबाई ही क्रॉस कर रही है ना। एक का 350 है, एक का लंबाई मान लेते हैं एल है, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 350 प्लस एल, यही तो टोटल डिस्टेंस होगा। आपको एल का वैल्यू निकालना है, 350 मीटर प्लस एल मीटर। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो यदि आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि ये 6 से कटेगा 3 बार में, और ये 6 से कटेगा, 6 18 और 6 5 30। ठीक है, ये कटेगा, ये हो जाएगा 35 गुना 55 और डिवाइडेड बाई 3 और माइनस में 350। ठीक है, बराबर एल। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए आप कि जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो वो कटेगा या तो फ्रैक्शन देगा, और 3 से जब भी डिवाइड होता है तो जो फ्रैक्शन होता है वो या तो 0.34333, ठीक है, या तो 0.66, या इसको 67 भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 34 भी बोलते हैं। तो जब भी किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, या तो फ्रैक्शन का जो पार्ट देगा वो 0.34 देगा, या तो 67 देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो सकता था इसका आंसर, ए और बी तो नहीं होता, ये क्लियर है। ठीक है। अब यदि हम ए और बी में देखें, सी और डी में, तो आप देखिएगा कि आपको ये पता है कि यदि एक ऊपर बचता है रिमाइंडर, उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.33 देता है, यानी कि 0.34, 333 चलते रहता है, इसलिए उसको 0.34 लिख देते हैं। और एक देता है, 34 नहीं लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे। ठीक है, 33। और एक रिमाइंडर क्या दे सकता है? 2 दे सकता है। ठीक है, तो 3 जब भी डिवाइड होता है या तो एक रिमाइंडर देगा या तो 2 रिमाइंडर देगा, और कुछ रिमाइंडर नहीं देगा। तो 2 जब रिमाइंडर देगा तो उसका जो फ्रैक्शन पार्ट आता है वो आता है 0.67। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए रिमाइंडर क्या दे रहा है। तो इसको देखिएगा, तो 3 जब 35 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर देगा, और 55 को करेगा तो 54 डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर देगा, यानी कि 2 गुना 1, रिमाइंडर ऊपर 2 देगा ये। तो यदि रिमाइंडर ऊपर 2 देगा तो फ्रैक्शन का जो पार्ट होगा वो 2/3 यानी कि 0.67 आएगा। और 0.67 यहाँ पे है फ्रैक्शन का पार्ट, और यहाँ पे फ्रैक्शन का पार्ट 0 है, कुछ नहीं है। तो आंसर में क्या आएगा? फ्रैक्शन का पार्ट 0.67 ये तो आएगा, 0.67 माइनस फ्रैक्शन का पार्ट 0.00। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकमात्र सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है एक कार दोपहर 2 बजे स्थान जेड से निकलती है और एक समान चाल से स्थान टी की ओर बढ़ती है, जो डी किलोमीटर की दूरी पे है। एक बस दोपहर 3 बजे स्थान टी से निकलती है और एक समान चाल से जेड की ओर बढ़ती है। कार की चाल बस की चाल की आधी है, तो वे शाम 4:40 बजे एक ऐसे बिंदु पे मिलते हैं जो जेड से 184 किलोमीटर दूर है। तो डी का वैल्यू निकालना आपको। सवाल ये है कि एक, मान लेते हैं एक रास्ता है ये, ठीक है, और ये जो है जेड से
टी तक का डिस्टेंस है, यहाँ जेड है और यहाँ पे टी है, ठीक है। एक कार चलती है जेड से 2 बजे, ठीक है। यहाँ से एक कार चलती है 2 बजे 2 PM पे, और इधर से एक बस चलती है, ठीक है, 3 PM पे। इधर से एक बस चलती है 3 PM पे, ठीक है। और बोल रहा है कि ये दोनों आके मिलते हैं डी पॉइंट पे, ठीक है, बीचों बीच। सॉरी, डी पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, डी इनके बीच का डिस्टेंस है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी किलोमीटर है, ठीक है। डी किलोमीटर इसके बीच का डिस्टेंस है। आपको डी का ही वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसमें एक बात और बोला हुआ है कि ये दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ पे मिला, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलते हैं ये। और कब मिलते हैं? तो 4:40 पे मिलते हैं, ठीक है। तो बस आप इतना आपको पता चल गया, तो आप ये लिखे कि एक कार है और एक बस है, दो चीजें हैं। और सवाल में ये दिया हुआ है कि कार का जो स्पीड है बस का आधा है। तो बस की यदि स्पीड को 2 माने तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यदि स्पीड की बात करें हम तो। कार की स्पीड यदि 1 है तो बस की स्पीड 2 है। और ये भी बोल रहा है कि कार 2 बजे शुरू होती है और दोनों मिलते कब है? 4:40 पे मिलते हैं ना यहाँ पे। तो आप खुद बताइए कि यदि कार 2 बजे चलती है, 4:40 पे मिलती है, तो 2 घंटे 40 मिनट चलती है। 2 घंटे 40 मिनट को जब मिनट मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 × 2 120 + 40 160 मिनट चलती है। 2 बजे से 4:40 तक कार जो है चलेगी, यानी कि कार 160 मिनट तक चलेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम जो लेती है कार, ठीक है, बीच वाले पॉइंट नहीं, जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने में 160 मिनट लेती है, ठीक है। रेशियो लिखना है हमें तो बस मिनट वगैरह छोड़ दीजिए, बस 160 लिख लेते हैं। बस कितना टाइम ले रही है? तो बस देखिए 3 बजे चलती है, ठीक है, और 4:40 में पहुंचती है, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट लेती है। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हो गया 60 + 40 100 मिनट लेती है। बस ने लिया 100 मिनट, ठीक है। तो इनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो हो जाएगा 160 और 200, ठीक है। स्पीड गुना टाइम, यही तो डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो आ गया 4:5। मतलब जितना डिस्टेंस कार कवर करेगी मिलने से पहले, उतना उसका मतलब यदि 4 डिस्टेंस कार कवर कर रही है 4 यूनिट, तो बस 5 यूनिट कवर करेगी, ठीक है। क्योंकि हमने दोनों की स्पीड लिख ली 1:2, दोनों के द्वारा जो टाइम लगा वो लिख लिया। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि मिलने तक, यानी कि 4:40 तक कार यदि 4 यूनिट चल रही है तो बस 5 यूनिट चलेगी। और ये भी दिया हुआ है कि 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो 184 किलोमीटर है। मतलब कार जो है वो 184 किलोमीटर की दूरी पे मिलती है। तो 4 यूनिट की वैल्यू यदि 184 है, ठीक है, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो 4 + 5 9 यूनिट निकालना है। 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 184, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4×4 = 16 और 6×4 = 46 किलोमीटर। आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस है क्या? जितना कार ने कवर किया और जितना बस ने कवर किया, मतलब 9। 9 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 46, तो 9 की वैल्यू 9 × 46, यानी कि 9×4 = 36 और 9×4 = 414, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछ रहा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो या तो आप ऐसे देख सकते हैं कि a + b + c जब भी 0 होता है ना, आपको ये पता होगा कि जब भी a + b + c = 0 होता है, तो जो a क्यू + b क्यू + c क्यू होता है वो 3abc के बराबर होता है, ठीक है। आप देखिएगा जब इन तीनों को जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो abc होगा, a क्यू + b क्यू + c क्यू, वो हो जाता है 3abc। यदि आपको ये नहीं भी पता था, ठीक है, वैसे तो बहुत बेसिक से चीज़ है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत बेसिक है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। यदि आपको नहीं भी पता था तो आप a का वैल्यू रख लेते हैं, 1/14, 1/14 का क्यूब, ठीक है। यानी कि सबके बेस में 14 बना लीजिए, 14 बना लीजिए, तो ये हो जाएगा c, क्या हो जाएगा 2/14। यदि सबके बेस में 14 है तो 14 का क्यूब, और ऊपर a का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, c का क्यूब मतलब -2 का क्यूब -8, ठीक है। ऊपर आ गया आपका -6/14 का क्यूब, और 14 मतलब 196 × 14 लिख लेते हैं, 14 स्क्वायर × 14 अलग कर दिया हमने।
यहाँ से देखिएगा तो -3 ऊपर आएगा और -3 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊपर आ जाएगा -3 और नीचे आ जाएगा 196 गुना 7। और 196 गुना 7 होगा क्या, 7 को 200 से गुना कर लीजिए, यानी कि 1400 माइनस 28, 1372। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है और ये वही सवाल फिर से आ गया, हर शिफ्ट में ये सवाल आ रहा है, ये हम नहीं बता रहे हैं। इसका आंसर 670 होगा। हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है और हर शिफ्ट में इसका आंसर 670 ही होता है, क्योंकि डेटा भी सेम होता है, बस नाम बदल बदल के सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो तीन तीन बार बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है 4.8 इंटू 0.36 इंटू 0.28। ठीक है, तो इसका दशमलव हटाइए। यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ से हटेगा, यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ से हटाते हैं। यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या। ठीक है, इसको हटा के 10 नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब बस काटते चलिए। 8 छक्के 48 और 12 तिया 36, ऊपर आ गया 18 गुना 28 और नीचे आ गया 10। ठीक है, 18 गुना 28, 28 को जब 20 से गुना कीजिएगा तो 560 आएगा, लेकिन दो कम करना है, यानी कि 56 कम करना है। 560 में 56 कम कीजिएगा तो 504 और डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 50.4। ठीक है, हो गया। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि कैलकुलेशन मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे यदि हम बता रहे हैं काफ़ी शॉर्टकट में, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पुराने शिफ्ट में वो करवा रखा है। ठीक है, और यदि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, ऐसे वीडियो का लेंथ लंबा होता है तो और भी ज़्यादा लंबा होने लगेगा। ठीक है, तो ये बार बार जो चीज़ हम सिखाते हैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि कोई चीज़ हम शॉर्टकट बताएं, तो इसका मतलब ये है कि पुरानी शिफ्टों में हमने उसको बहुत आसानी तरीके से समझाया है। आप लोग पुरानी शिफ्ट का वीडियो देखिए, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है।